कई चीज़ें डिस्कस की, कई फ़ैसले किए। जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जो हमने डिस्कशंस की हैं। सबसे पहले तो ख़त्म नबूवत, हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का ख़ुद फ़ैसला था राजा ज़फ़रुल हक कमेटी बनाने का। उन्होंने हमें बताना था कि कौन ज़िम्मेदार था वो अमेंडमेंट लाने के लिए, जो अमेंडमेंट बनाने के लिए 23 दिन लगाए 1974 के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में डिबेट किया, वो अमेंडमेंट लेके आए और इस अमेंडमेंट को जिस खुफिया तरीके से हटाया गया, ये इस वक्त सारी कौम डिमांड कर रही है और ये इशू ख़त्म नहीं होने वाला। ये वो चीज़ नहीं है कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा था, मियाँ साहब फ़िक्र ना करो, लोग पैनामा भूल जाएंगे। ये भूलने नहीं लगे लोग। ये सारी हमारी सारे जितने डेलीगेट्स आए हुए थे, सब की उनके हलकों से ये आवाज़ आ रही है कि जी ये डिमांड कर रहे हैं कि क्यों चेंज किया गया, जो कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट वो लेके आई थी। यानी ये ऐसे किसी ने इंपोर्ट करके ये चीज़ नहीं, ख़त्म नबूवत का अमेंडमेंट लेके आई थी। दूसरी चीज़ हमने फ़ैसला किया मेंबरशिप कैंपेन भरपूर तरीके से लॉन्च करें सारे पाकिस्तान में, और ये असल में हमारी इलेक्शन की भी तैयारी है, मेंबर्स बनाएं अपनी और पार्टी तैयारी करें इलेक्शन के लिए। तीसरा, पख्तूनख्वा और फाटा का मर्जर, हम समझते हैं कि ये बड़ी ख़तरनाक गेम खेल रहा है मौलाना फजल रहमान। इसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि गवर्नमेंट और मौलाना फजल रहमान डरे हुए हैं कि अगर केपी और फाटा का मर्जर होता है तो तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। असल में ये बड़ी ख़तरनाक इसलिए है कि वहाँ बिल्कुल एक खला बनी हुई है, एक वैक्यूम है कबायली इलाके में। पुराना निज़ाम ख़त्म हो गया और हमें ख़तरा ये है कि अफ़गानिस्तान से अगर यह इसी तरह खला रही, वैक्यूम रही, तो फिर से दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी, जो कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी फ़ौज के ऑपरेशन ने, वज़ीरिस्तान के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, नॉर्थ वज़ीरिस्तान खाली हुआ, अभी भी वहाँ तबाही है। इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद अगर ये इसी तरह रही खला, तो ये आने वाले दिनों में हमें डर है, हमें सारी रिपोर्ट्स ये हैं कि फिर से दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी। लिहाजा हम डिमांड करते हैं कि इसको फौरी तौर पे पख्तूनख्वा के साथ ज़म किया जाए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन काफ़ी नहीं है, वहाँ कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पुराना सिस्टम ख़त्म हो गया है और ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं कबायली इलाके के लोगों से और पाकिस्तान से, क्योंकि अगर वहाँ दहशतगर्दी फिर से शुरू हो गई तो सारे मुल्क में नुकसान होगा। तीसरी चीज़ कि हमने ये फ़ैसला किया है कि पंजाब के अंदर जिस सतह की करप्शन और सिंध में हम अब कमेटीज़ बना रहे हैं एक्सपर्ट्स की, हम अब ख़ुद डेटा इकट्ठा करेंगे। इनके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में इतनी बड़ी किकबैक्स हैं पंजाब में, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं बड़े बड़े, उसके अंदर किकबैक्स हैं। एक पकड़ा गया जो मेट्रो के अंदर, मुल्तान मेट्रो में, वो तो सामने आ गया, वो तो अब नैब के सामने आ गया, लेकिन बाकी मेट्रोज़ में और ऑरेंज ट्रेन में ख़ास तौर पे हम अब डिमांड करेंगे कि ऑरेंज ट्रेन जो 200 अरब रुपया हमारे टैक्स के पैसे से बन रही है, वो खुफिया कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल कैसे हो सकता है। उसी तरह LNG का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी कॉन्फिडेंशियल है। ये मेगा करप्शन है, मेगा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें से बड़ा पैसा निकालते हैं। इसलिए हमने अपनी दोनों कमेटीज़ एक सिंध में बनाई है पंजाब के लिए, जो पूरे ये जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये इन सारों के ऊपर अब हमने तफ्तीश करनी है और हम चैलेंज करते हैं कि आप जाएँ पख्तूनख्वा में बनाएं, हमें भी फ़ायदा होगा कि अगर आप देखें कि वहाँ अगर कोई करप्शन आपको नज़र आती है। हमने जो पाकिस्तान के किसान हैं, जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ख़ास तौर पे जो गन्ना, इस वक्त तो गन्नों का जो सीज़न है, जिस तरह के उनको रेट नहीं मिल रही किसानों की, जिस तरह उनको ख़र्चे बढ़ते जा रहे हैं, उनको आमदनी नहीं मिल रही, गुर्बत पैदा हो रही है, बढ़ रही है देहातों के अंदर। हम ये डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान के किसानों को पूरी तरह उनके रेट्स दिए जाएं। जो 180 रुपया है गन्ने का, 180 रुपया दिया जाए। ताकतवर बैठे हुए हैं, शुगर मिल ओनर्स हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और मार खा जाता है बेचारा गरीब गन्ने वाला जो सारा साल मेहनत करता है। और
हिंदुस्तान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग है, हमारे डेलीगेट्स ने बताया कि नारोवाल के इलाके में, बॉर्डर के इलाके में बड़ी बुरी हालात है लोगों की, गांव खाली हो गए हैं, कितनी कैजुअल्टीज़ हैं, सियालकोट में कैजुअल्टीज़ हैं, और इसके ऊपर हमने सख्त मजम्मत की है। और हमारे कई डेलीगेट्स कह रहे हैं कि क्या वजह है कि जब नवाज शरीफ मुश्किल में आता है तो बॉर्डर पे फायरिंग शुरू हो जाती है। और जो कंडेम किया हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहले इज़राइल का कैपिटल जो जेरूसलम को उसने करवाया, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। सारी दुनिया इसकी मजम्मत कर रही है और हम समझते हैं कि इससे इंतशार बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा। लिहाजा ये वापस ले अमेरिका, ये हमारा सख्त राय है इसके ऊपर। जी सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गया, एक और भी, कि पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं ये बाकी सूबों की ज़रूरत है। जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में नजीबुल्लाह मसूद को मारा कराची में, और जिस तरह वो जो कसूर के सारे केसेस हुए हैं, इसमें नज़र आ रहा है कि पुलिस को इन्होंने पोलिटिसाइज़ किया हुआ है, पुलिस को करप्ट किया हुआ है। पुलिस वालों को जब आप पैसे दे के या नॉन मेरिट के ऊपर आप जब ऊपर लेके आते हैं तो पुलिस नकारा हो जाती है। और इनके सामने मिसाल है कि आज मैं सारों को कहता हूँ कि मुखालफिन जाके पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस देखें पुलिस की, सिर्फ इसलिए कि हमने एक पुलिस एक्ट पास किया है। उस एक्ट के मुताबिक सिर्फ आईजी फैसले, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, कोई इंटरफेरेंस नहीं है वहाँ, एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स बनी है। और मैं फिर चैलेंज करता हूँ कि जब मर्दान में केस हुआ अस्मा का, तो शहबाज शरीफ ने कहा जी मैं वहाँ जाऊँगा, तो मैंने उसे कहा कि आप जाएं। और मैं ये भी चैलेंज करता हूँ कि आप पुलिस को वहाँ बुरा भला कहेंगे, लोग आपको अंडे मारेंगे, इसलिए कि लोगों को कॉन्फिडेंस है पुलिस के ऊपर। सारी सर्वेज बता रही हैं कि पख्तूनख्वा के लोग अब कॉन्फिडेंस रखते हैं पुलिस पे, और वो प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है। सिविल रिफॉर्म्स और जो पहली दफ़ा पख्तूनख्वा ने सिविल प्रोसीजर रिफॉर्म्स किए हैं, 1908 के बाद किसी भी गवर्नमेंट ने सिविल प्रोसीजर रिफॉर्म्स नहीं की, यानी केसेस जल्दी हों, जल्दी फैसले हों, बेचारे लोग धक्के खाते फिरते हैं, कचहरियों का धक्के खाते फिरते हैं। ये पहली दफ़ा है कि गवर्नमेंट ने एक पहली दफ़ा ताकि लोगों को इंसाफ जल्दी मिले रिफॉर्म्स किए हैं। और हमने गवर्नमेंट को क्रिमिनल प्रोसीजर रिफॉर्म्स के लिए तजवीज़ें दी हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का कोलैप्स कर गया। और ये नेशनल एक्शन प्लान में कहा गया था कि इसलिए ये लेके आ रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स, क्योंकि जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है वो नहीं काम कर रहा, तो इन्होंने रिफॉर्म्स करनी थी। अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं की। पख्तूनख्वा ने, गवर्नमेंट ने तजवीज़ें दी हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर रिफॉर्म्स कैसे हो सकती है ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो, मुजरिमों को पकड़ा जाए। जी, मुझे ये होता है, बड़ा अच्छा लगता है कि ये सारे जो बड़े बड़े मुजरिम हैं ना कौम के, इकट्ठे हो जाते हैं और जनाब कई जमहूरियत बचाने के नाम पे, ओह इमरान खान ने लानत कह दिया, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और कोई टाइम नहीं असेंबलियों को रेजोल्यूशन पास करने में। जो 1 मिनट, ये जो असेंबली है 70,000 रुपया 1 मिनट का इसका खर्च होता है, और इनको कोई चीज़ नहीं मिली, और वो उधर भी तारीफ़ें मेरी करें, इधर भी, और ये इकट्ठे हो जाएं। ये क्रिमिनल्स, ये करप्ट माफिया इकट्ठा होगा, अगर अभी नहीं तो आगे जाके होगा। अगर ये मुखालफत भी करें तो अंदर से मिले हुए हैं, क्योंकि इनके इंटरेस्ट एक है। और मुझे खुशी है कि अगर ये लेके आए अदम एतमाद हमारी पख्तूनख्वा की हुकूमत में, क्योंकि हमारे बड़े अच्छे प्लान्स हैं उसके बाद। जी हाँ, इस्तीफ़ो सारी पार्टी ने, पख्तूनख्वा ने भी, सारी पार्टी ने मुझे अपने इस्तीफ़े दे दिए हैं, मेरे पास हैं। जब भी वो मैं चाहूँगा वो मुझे दे देंगे। ये मैं फैसला करूँगा अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप से डिस्कस कर। देखें शेख रशीद मेरे से बहुत ज़्यादा तजर्बाकार सियासतदान है। हम दोनों मुशावरत करेंगे और इंशाल्लाह ये इस्तीफ़ों को ठीक टाइम पे जाएंगे। जी
मुझे पता है कि आप जियो का रिपोर्टर हो और मुझे पता है कि आपने बात ऐसी करनी है। मैं इससे आपको मैं पहले बेहतर बात बता देता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि खुशखबरी आपको ये होनी चाहिए कि बड़ी ज़बरदस्त हम नैब के लिए शकील रहमान के ऊपर पूरा हमने तैयार की हुई है पिटिशन, उसको हम नैब में लेके जा रहे हैं कि देखें एक मीडिया हाउस का जो ओनर है वो बाहर से फंडिंग लेके पाकिस्तान की मीडिया एजेंडा सेट कर रहा है। ये क्राइम है, ये जुर्म है। यानी मैं अगर बाहर बैठा हूँ, मैं किसी से भी बाहर से पैसे लेके पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ काम कर सकता हूँ। जो ISI चीफ को इन्होंने जलील किया सारा दिन, पता चलना चाहिए कि ये मीर शकील रहमान की फंडिंग आ किधर से रही है। हमने अब नैब में जा रहे हैं, हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई हैं, तो इंशाल्लाह ये जियो फिर सही सवाल पूछेंगे मेरे से, ये गलत सवाल नहीं मेरे से पूछेंगे। देखिए, मैं नवाज़ शरीफ को तो मैंने कभी भी जो वो आजकल बातें कर रहे हैं, मैंने कभी ऐसी बातें सुनते नहीं देखा, क्योंकि मासूम और मजलूम बन जाते थे। आज उनका असली चेहरा सामने आ गया। लेकिन जो खौफनाक चीज़ है वो ये कि वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह अटैक कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने ओपनली कह दिया कि केस वापस करो, यानी उनको आदत पड़ी हुई है जस्टिस कयूम्स की कि जो टेलीफोन करके कहो जनाब ये फैसला कर दो। ये पहली दफ़ा एक पाकिस्तान की अदालत ने शरीफ ख़ानदान को तलब किया, ये पहली दफ़ा हुआ है। हमेशा किसी ना किसी तरह बच जाते थे, इतने इतने बड़े केसेस हैं, इनको कोई पकड़ता नहीं था। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की अदालत ने इनको पहला फैसला किया और अब इनको सज़ा मिलने जा रही है। तो नवाज़ शरीफ जो अब ये कर रहा है, सिर्फ एक मकसद है, किसी ना किसी तरह वो जो कन्विक्शन होने जा रही है अगले महीने की आखिर में, उस कन्विक्शन से बच जाए। क्योंकि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कन्विक्शन हो गई तो इनके जो अरबों डॉलर, रुपए नहीं, अरबों डॉलर की बाहर प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, सारी फ्रीज हो जाएंगी। ये सारा शोर मचाया जा रहा है, ये जलसे किए जा रहे हैं सिर्फ एक मकसद से। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को देख लो कि एक दहला भी पकड़ा गया तो मैं छोड़ दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने 100 अरब का शहबाज शरीफ का धेला है, कितने अरबों का है ये? क्योंकि जो इनके करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह की करप्शन की है शहबाज शरीफ ने, अब तो हम आपके सामने लेके आएंगे ये मेट्रोज के ऊपर, ऑरेंज ट्रेन, इनके 1000 अरब के इनको सड़कों के कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 1000 अरब। और हमारा ख्याल ये है कि इसमें से कम इन्होंने 30-40% इनकी जेब में गया है और इंशाल्लाह ये हम सामने लेके आएंगे। और शहबाज शरीफ का नैब को अटैक करना, यानी एक तरफ कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ, मैंने 1 साल सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिए। एक मेरा 60 लाख रुपए का मेरा एक फ्लैट लिया था मैंने 33 साल पहले, उसके मैंने 64 डॉक्यूमेंट्स दिए, 1 साल जवाब दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा। मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। सवाल ये है कि ये क्यों धमकियां दे रहा है नैब को? अगर ये इनको कोई मसला नहीं था तो ये क्यों धमकियां दे रहा है? आराम से जाके जवाब दे। थैंक यू जी।